जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन देख लिया था। अब अगला टॉपिक हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और बतानी हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट ट्रिपल इंटीग्रेशन में जाएंगे जिसमें कि वॉल्यूम निकाल करके दिखाएंगे। दो टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा। पहला तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरी बात, चेंज ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन चेंज ऑफ वेरिएबल में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये ध्यान में रखना है कि जैकोबियन का जरूर ध्यान में रखना है, ठीक। और लिमिट निकालना, कर्व ड्रा करना, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 5, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर के नाम से आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस। देखिए, वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। क्योंकि हम हमेशा कार्टीजन प्लेन की बात करेंगे जिसमें कि एक्स एक्सिस की तरफ होता है यूनिट वेक्टर आई। आई क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में उसको क्या कहेंगे? आई। कैप क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप स्मॉल में, और जेड डायरेक्शन की तरफ जो होता है के कैप। आई, जे और के। तो वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। वेक्टर के साथ साथ एक क्वांटिटी और होती है जिसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती। ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो केवल स्केलर को रिप्रेजेंट करता है या स्केलर होता है उसको स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन कहते हैं, और जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसको वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। वेक्टर को डिनोट करते हैं उसके ऊपर एरो से। जैसे एफ एक वेक्टर है तो एफ के ऊपर एरो लगा देंगे। अगर एफ एक स्केलर होगा तो केवल एफ को ऐसे लिखेंगे, बस उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये बताना था। दूसरी चीज, क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात आएगी। अब जब भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहां पर पढ़ेंगे तो चूंकि यहां पर 3 वेरिएबल होते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, तो इसीलिए यहां पर किसी भी वेक्टर आर को तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे कुछ। अगर आर एक स्केलर वो वेक्टर है तब, अगर आर एक स्केलर है, आर एक स्केलर है तो कुछ भी हो सकता है। सपोज एक्स वाई हो सकता है या एक्स वाई जेड हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन जब भी एक वेक्टर होगा हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, डी आर बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। अब यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आपने डी लगाया है या डेल। मैंने डेल लिखा है और प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में डी कहा है, गलत है, ठीक है। कहने का ये मतलब है, आपको मैं आपको अंतर ये बताना चाह रहा हूं, जब एक ही वेरिएबल हो
तो डी लिखते हैं, और जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो डेल लिखते हैं। यह है डेल और यह है डी। ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल और ऑर्डिनरी में अंतर क्या है? जब एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो पार्शियल होगा। जैसे यहां पर 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है, तो हम पार्शियल कर दिए। अगर केवल एक वेरिएबल होता एक्स तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते, या केवल एक ही वेरिएबल होता टी तो हम टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते। तो जब हम एक वेरिएबल होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर वो एक ही वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है, तो उसे कंफ्यूजन मत रखिएगा। डिफरेंशिएशन के जितने भी नियम लागू होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर भी लागू होंगे। जैसे कि दो का इनटू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन का डिवीजन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सारे रूल वही फॉलो होंगे, कुछ भी अलग से नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा, अभी ये बेसिक चल रहा है, इससे हो सकता है क्वेश्चन आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर कैलकुलेशन में 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट। अभी उन पर पहुंचने से पहले हम बेसिक एक्सरसाइज आज करेंगे जो कि हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बताएगी और कुछ नहीं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखिएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं। इफ आर इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर आर एक वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट, तो हमें प्रूफ करना है कि आर डॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया, वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, आर इज इक्वल टू 2 लिख दिए, मॉड आर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि ये आर की वैल्यू कुछ भी हो जाए 2 से ज़्यादा नहीं होगी, या 2 के बराबर ही होगी। अब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड हो गया कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो गया तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तब भी कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही आएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहां पर टी दिया गया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो 2r, आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 0। तो आर डॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिला? प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ना होने का एक ही कारण है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पहला जो हम कर चुके हैं और एक ये दूसरा। इफ आर इज वेक्टर ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखिए, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब सेम यूनिट वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस करें। जैसे आई क्रॉस आई, ये आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूं। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो अगर ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब कि ए परपेंडिकुलर टू बी,
ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह साइन कब 0 होता है? जब 0 हो, मतलब ए क्रॉस बी अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। और जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल। तो जब ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको कार्टेशियन एक्सिस बताया था, आई जे और के। तो आई को अगर मैं जे से डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा? 90 डिग्री का। तो आई डॉट जे हमेशा 0 होगा, जे डॉट के हमेशा 0 होगा, के डॉट आई हमेशा 0 होगा। लेकिन आई क्रॉस जे वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी आगे जब कर्ल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि सेम वेक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब आई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई के साथ होगा तो आई और आई एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा? 0। जे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जे के साथ होगा तो 0 होगा। के का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा तो 0 होगा। लेकिन क्या आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आई क्या 0 होगा? काश 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आई डॉट आई 1 होगा, लेकिन आई डॉट जे ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि कॉस इनके बीच में कॉस 90 0। इसी तरह आई क्रॉस आई वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। लेकिन आई क्रॉस जी जे वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्या होगा? वो आगे बताएंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए अब यहां पर देखते हैं। आर एक वेक्टर है लेकिन उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। आर एक वेक्टर है लेकिन उसका कांस्टेंट डायरेक्शन है। मतलब आर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एन कैप से, एन कैप क्या है? डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन फिक्स है। अगर इसकी डायरेक्शन फिक्स है तो क्या मैं डी आर बाई डी टी निकाल सकता हूं? डी आर बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन का तो होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो यूनिट है। तो क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी एन कैप। इन दोनों को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर एन क्रॉस डी आर बाई डी टी एन कैप। जब आई क्रॉस आई होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0। तो हो गया क्या? जी। कहानी समझ में आ गई? चलिए, आर दिया है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कास ओमेगा टी, वेयर ए बी एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। हमें प्रूफ करना है कि डी टू आर बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसको डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर मत पढ़िएगा, ये डिफ्रेंसिएशन में जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। डी टू आर बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये प्रूफ करना है। चलिए इसका 2 बार डेरिवेटिव कीजिए टी के रिस्पेक्ट में। पहले एक बार कर लेते हैं। तो डी आर बाई डी टी क्या मिला? टी के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ए साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस इनटू ओमेगा टी का
में का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, प्लस बी कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन इनटू ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा। तो डी आर बाई डी टी, ओमेगा बाहर ले लीजिए तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ओमेगा ए कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा, माइनस बी साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा। ओमेगा यहाँ से भी बाहर लीजिए तो क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर। माइनस भी बाहर ले लें, माइनस भी बाहर ले लें तो क्या लिखा है? ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। और ये क्या लिखा है? ये वही लिखा है जो आर है, तो इसकी जगह क्या लिख दें? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका आंसर आ गया। या ये कहिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक, दूसरा क्या है? आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए क्रॉस बी। आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या मिला? ये मिला। ठीक, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी क्रॉस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, ओमेगा बाहर ले लीजिए, ए क्रॉस ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस बी क्रॉस ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये लिखा है बी, इधर इधर ए लिखा है तो बी क्रॉस ए ही लिखिएगा, ए क्रॉस बी मत लिख दीजिएगा। फिर माइनस ए क्रॉस बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस बी स्क्वायर बी क्रॉस बी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक, आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो। तो ये बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा जीरो। बचा क्या? बी क्रॉस ए इधर है, इधर है ए क्रॉस बी। ये वेक्टर की आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूं तो माइनस मुझे लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिख दूं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा करके ए क्रॉस बी लिख करके, ए क्रॉस बी ये है, बाहर ले लीजिए तो माइनस ओमेगा ए क्रॉस बी। तो क्या बचा?
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये क्या लिखा है? वही लिखा है जो आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द टेंजेंट वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा होगा 12th में, टेंजेंट वेक्टर वही होता है जो आप डेरिवेटिव करते हैं। तो डी आर बाई डी टी क्या है? टेंजेंट वेक्टर है, जो अभी तक हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको कभी कभार वेलोसिटी भी बोला जाता है। अगर आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? वेलोसिटी। और इसकी का डबल डेरिवेटिव कर दें तो क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन। ठीक, टेंजेंट वेक्टर या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। और डी टू आर बाई डी टी टू ये होता है क्या? एक्सीलरेशन। त्वरण हिंदी में बोलते हैं इसको, वेग। ठीक है, वेलोसिटी को। अब फाइंड द टेंजेंट वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 1। हमें एक्स दिया, वाई दिया, जेड दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जब एक्स वाई जेड दिया होता है तो आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं? आर की वैल्यू बिना सोचे समझे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर होता है। वैल्यू रखिए, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप, और डी जेड बाई डी टी के कैप। मैंने यहां पर डेल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक ही वेरिएबल है टी, बाकी नहीं है। ठीक, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होते तब डेल लिखते। चलिए, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 2t, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 2t आई कैप, प्लस y का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 जे कैप, प्लस इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे z का तो 4t माइनस 4 के कैप। हमें किस पॉइंट पर निकालना था टेंजेंट? t इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए यहां पर। तो डी आर बाई डी टी क्या मिला? 2i कैप प्लस 3j कैप, 1 रखेंगे तो ये आएगा 0 के कैप। हमें क्या निकालना था? फाइंड द टेंजेंट वेक्टर एट दिस। हमारा टेंजेंट वेक्टर ये मिल गया। अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर ए है कोई वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मॉड। तो इसका वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप, और मॉड इसका क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 4 और 9 13। तो 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई रूट 13, यही आपका आंसर है। वो देखिए ऊपर लिखा है ये। ठीक, अब ये देखिए, ये सब बेसिक चीज़ हम नहीं बता रहे हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ये बीच बीच में आ रहा तो आपको बता दे रहे हैं। जैसे आर एक वेक्टर है या ए एक वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका मॉड क्या निकलेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमें टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। टेंजेंट किस पॉइंट पर निकालना है? इसकी t इज इक्वल टू +1 पर और t इज इक्वल टू -1 पर। दो टेंजेंट हैं, उनके बीच का एंगल चाहिए। तो हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते थे? अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b करेंगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर a, मॉड a मॉड b cos थीटा
तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते थे? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। यहाँ से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते थे। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर कौन कौन से हैं? दो टेंजेंट कौन से पॉइंट पर? एक +1 पर, एक -1 पर। तो दो टेंजेंट निकाल लेते हैं। चलिए, टेंजेंट डी आर बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या मिलेगा? 2ti कैप प्लस 6t जे कैप माइनस 2t के कैप एट t इज इक्वल टू +1। t इज इक्वल टू +1 पर वेक्टर क्या मिला? 2 प्लस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और t इज इक्वल टू -1 पर क्या मिला? वेक्टर b। तो -2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो इनके बीच में एंगल निकाल लीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस में माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह इसका -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये कितना आया? डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, क्योंकि उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी का क्या होता है? 0। ये बता चुके हैं आपको। तो -2 इंटू 2 कितना हुआ? -4, -6 इंटू 6 -36, -2 2 -4 डिवाइडेड बाई √44 और √44। तो ये कितना हो गया? -44 डिवाइडेड बाई 44 कितना हो गया? -1। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस वजह से टेंजेंट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ए पार्टिकल मूव्स ऑन द कर्व, एक कर्व है उस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स वाई और जेड दिए गए हैं, तो उस कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या कह रहा? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या? डबल डिफरेंशिएशन, ठीक। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी आर बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 6t आई कैप प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3t स्क्वायर माइनस 4 जे कैप प्लस इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3k कैप। किस पॉइंट पर हमें निकालना है? t इज इक्वल टू 2 पर। t इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 6i कैप वो 12i कैप प्लस 4 4 3 12 माइनस 4 8 जे कैप प्लस 3k कैप। ये कहाँ मिला वेलोसिटी? एट t इज इक्वल टू 2 पर। इसी तरह एक्सीलरेशन निकालिए, इसको डबल डेरिवेटिव कीजिए, d2r बाई dt2। डबल डिफ्रेंसिएशन इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? 6i कैप प्लस 6j कैप बस 0k कैप। यहाँ पर तो t चाहे 2 रखिए 4 रखिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मिल गया एक्सीलरेशन। अब एक चीज और कह रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। हमें जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है
उसके यूनिट वेक्टर से इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमें वेलोसिटी निकालना है इसकी डायरेक्शन में, i इज इक्वल टू 2j प्लस के कैप, ठीक। तो ये जो वेक्टर है i इज इक्वल टू 2j के प्लस के कैप, ये उल्टा तो नहीं है? एक मिनट, नहीं ठीक है। हमें ये वेक्टर दिया, इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो इसकी डायरेक्शन में निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1² प्लस 4 प्लस 1 मैग्नीट्यूड। तो ये कितना निकला, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √6। ये यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर को इससे डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। जिस भी डायरेक्शन में आपको निकालना है, डायरेक्शन तभी निकलेगी जब यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो किसकी डायरेक्शन में निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉड। हमने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि हमें कहा है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो इससे डॉट प्रोडक्ट लीजिए इसका जरा। तो वेलोसिटी का क्या निकला, 12i, तो 12, 8j माइनस 16, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √6। तो क्या मिला, 16 और 3 19। चार एक -7/√6। कुछ गड़बड़ है? अच्छा, ये 2k है, क्वेश्चन ही गलत नोट था। तो ये -2k हो जाएगा, ये -2k हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, √9, √9 की वैल्यू 3। दो, 3 दूना 6, तो आ जाएगा -10/, यही आपका आंसर है। एक्सीलरेशन का कंपोनेंट निकालिए, तो एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो इसके यूनिट वेक्टर से एक्सीलरेशन को डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या निकला, 6i इंटू आई 6, 6j -2 -12, ओके, तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। ये कितना निकला, -6/, अब क्यों गड़बड़ हो रहा है, -2 आना चाहिए अब तो। एक्सीलरेशन गलत निकला है, इसका टी के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6i कैप 6t, टी इज इक्वल टू 2 पर निकालना था, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 0k कैप। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24।
क्या जाएगा, -18/3 -6। कैलकुलेशन मिस्टेक जरा मत कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, ये आया, t इक्वल टू 2 रख दिया, ये आ गया वेलोसिटी। दोबारा से डिफ्रेंशिएट कीजिए, 6t का डिफ्रेंशिएशन 6i कैप, 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6t आएगा। मैंने खाली 6 लिखा था, इस वजह से गलत आ रहा था। 6t, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आ गया। t इक्वल टू 2 पर रखना है तो t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 12j आ जाएगा। इसको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, जिसका भी आपको जिस डायरेक्शन में निकालना है, जो भी चीज़ें, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जिस भी वेक्टर का आपको चाहिए, एक्सीलरेशन का चाहिए, वेलोसिटी का चाहिए, वो आपकी मर्जी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और वो होगा अपना ग्रेडियंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आगे की आपको हायर स्टडी में भी काम आएगा अगर आपके पास कोर सब्जेक्ट्स हैं तब, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, तो आपको ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये आपको आगे काम में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।